अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शरीफुल्लाह मोहम्मद द टूल बॉक्स टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस अहम मौजू पे बात करने वाले हैं वो है कोविड-19 और इससे मुताल्लिक़ा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं और जो एक मिथ है इसके हवाले से। और जैसे कि हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी नई बीमारी उसके मुतालिक जितना कम डाटा अवेलेबल होता है उतना उसके मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल होती है। अभी भी इस बीमारी के मुतालिक जितना डाटा अवेलेबल है वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन करने के लिए फिर किसी हद तक नाकाफ़ी है, बल्कि अच्छी खासी हद तक नाकाफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद हम इनिशियल 3 महीनों के मुकाबले में हम बेहतर पोजीशन में हैं कि इसके मुतालिक बात कर सकें। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है मोहम्मद फजल खान और पिछले 24-25 सालों से वो हेल्थ सेक्टर से एज अ रजिस्टर्ड नर्स वाबस्ता हैं। पाकिस्तान से बाहर अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं और एक बहुत बड़ी डेटाबेस जो पेशेंट की है उसके मुतालिक वो डाटा से आगाह हैं और दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में वो अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं, उसमें आरामको भी शामिल है और सऊदी अरब की दीगर जो बहुत अच्छी कंपनी है सऊदी गुजर, उसमें भी उनकी खिदमात शामिल हैं। अच्छा, जो पहला सवाल है हम चाहते हैं कि ज़रा ज़रा जल्दी हम गो थ्रू कर लें, कोविड-19 है क्या? इसका एक छोटी सी समरी ताकि हम उस लेवल पे पहुंच सके कि हमारी जो ऑडियंस है वो इसके मुतालिक एक जो बुनियादी मालूमात है उन तक पहुंच सके। इस पे हम डिस्कस भी कर लेंगे। और आजकल अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से हर हाथ में मोबाइल और गूगल है, तकरीबन हर बंदे को इस चीज़ की जो है ना अवेयरनेस हो चुकी है, उन बंदों के अलावा कि जिनको मोबाइल की तरफ जो है दस्तरस नहीं है या वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। बेसिकली जो है ना कोविड-19 आप इसको ये कह सकते हो कि ये नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड, आपको पता है कि कोल्ड एक वायरल डिजीज है, ठीक है ना। इसमें फिर बहुत सारे टाइप्स आते हैं जिसमें जो है ना मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जिसको जो है ना मर्स कहते हैं। इसके अलावा एक्यूट जो है ना रिस्पायरेटरी सिंड्रोम्स जो है ना, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जो सार्स कहलाता है, ये बेसिकली प्रीवियसली बीमारी है जो कि वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है। इसी तरह जो रिसेंटली हमारा जो कोविड-19 है, ये पहले इसका स्ट्रेन किसी माइक्रोस्कोप में इनको नहीं मिला, जो मतलब एक पेशेंट इनके पास आया इस तरह की सिम्टम्स से, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हमें मिल रही है, खांसी है, नजला है, जुकाम है, बुखार है, ये तो पहले भी होता था। इसमें कोई इस तरह की हमें सिम्टम्स नहीं आई है कि कोई नई सिम्टम्स आई है। लेकिन जब इन्होंने इसकी तशखीस की तो उसमें इनको जो वायरस मिला है उसका जो है ना जरा खद-व-खाल अलग। फिर जब उस पर तशखीस हुई कि भाई ये क्या चीज है और ये इतनी वर्स कंडीशन में ले आता बंदे को, नॉर्मल जो है ना उसी खानदान से है जो कॉमन कोल्ड वाला है, लेकिन ये वर्स कंडीशन में ले आता है पेशेंट को, जिसमें जो है ना आपकी सबसे अहम चीज बेस्ट करती है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी बेस्ट है तो आप उसको अच्छी तरह हैंडल कर जाते हो, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बेस्ट नहीं है तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली इसकी अगर हम तारीफ करें तो तारीफ ये नॉर्मल एक कॉमन कोल्ड वाला वायरस है, लेकिन उस खानदान में या उस जात में जो है ना ये ऐसी चीज है कि जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है और आखिरी कंडीशन में जो है ना नमूनिया कर देता है। सही। अच्छा, मैं अपने हाजिरीन को ये भी बता दूं, चूंकि हेल्थ सेक्टर से मुताल्लिका जॉब में है फजल साहब, तो वो खुद कोविड-19 के इन्फेक्टिव भी रहे हैं और अब तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले इनका जो एक एंटीबॉडी टेस्ट है वो रिएक्टिव आकर, मतलब वो इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तो वो ज़रा बेहतर पोजीशन में हैं उस हवाले से कि इसकी जो रियलिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। अच्छा, मेरी जितने दीगर अफराद से बात हुई है तो मुझे जो चीज़ पता चली है कि आवाज़ का बदलना, गले में सख्ती महसूस होना, बिल्कुल इसकी इनिशियल जो सिम्टम्स हैं, हम मजीद बात करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरा एक समराइज करें वो तमाम साइन एंड सिम्टम जो ग्रेजुअली महसूस होती है। इसकी जो सर 3 या 4 ऐसी साइन है जो कॉमन है, मतलब हर पेशेंट को वो चीज हो सकती है। उसमें है बुखार होना, फीवर, उसमें हाई ग्रेड भी हो सकता है और लो भी होता है। उस पर डिस्कस करेंगे बाद में कि वो इम्यूनिटी बेस करता है आपकी बॉडी पे। इस तरह की पेशेंट जिनको बुखार तो हो जाता है लेकिन वो जो है ना हल्का सा होता है, खत्म हो जाता है। दूसरी जो चीज है सोर थ्रोट, यानी गले में जलन या गले में खराश। इसके अलावा जो है मेन खांसी, उसमें बलगम नहीं होगा। और टायर्डनेस में ये चीज होती है, एक तो ऐसे नॉर्मल थकावट बोलते हैं लेकिन इसमें शदीद जोड़ों में दर्द,
आपके जोड़ों में इतना दर्द होगा, आपको समझ नहीं आ रही कि मेरे किस जोड़ में दर्द हो रहा है। नॉर्मली जैसे कोई डिफाइन करता है कि मेरे जो है ना इस टांग में दर्द हो रहा है या इस टांग में, लेकिन इसमें आपके सारे ज्वाइंट्स पकड़े जाते हैं। तो ये एक चीज है, ये बहुत कॉमन है। और एक कुछ सिम्टम्स हैं जो लेस कॉमन हैं। लेस कॉमन में ये होता है कि इवन के लेस कॉमन में इस तरह की चीजें आई, जैसे मैंने बताया आपको, बॉडी पेन है, ये लेस कॉमन में कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। उस पर आगे डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं, किनको क्यों नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो लेस डायरिया, ये लेस कॉमन में हर बंदे को नहीं होता है, लेकिन ये कोविड के बहुत सारे केसेस इस तरह सामने आए कि जिनको डायरिया भी हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, कंजक्टिवाइटिस। मतलब ये कि आंखों की, बच्चों में ये चीज बहुत नोट की गई है कि बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है और पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो भी एक अलग, मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक है उस पर कि बच्चों में ये, आपने जैसे डेटा, आपको पता होगा कि बहुत लेस डेटा है बच्चों में कोविड का, लेकिन उनमें वो पॉजिटिव होकर निकल जाते हैं, उनको जस्ट सिंपल जो है ना हल्की सी जो है ना बुखार हो जाता है और आंखें खराब हो जाती है, उसके बाद बच्चे जो है ना खूब कर। तो कंजक्टिवाइटिस ये भी एक लेस कॉमन साइन और सिम्टम्स में है, ये चीजें लेस कॉमन। फिर सीवियरिटी की तरफ आते हैं हम। सीवियरिटी की तरफ आता है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि आप सांस बहुत मुश्किल से और बहुत कोशिश से खींच रहे हो। ये जो है ना खास चीज है, और उसमें आपका सिचुएशन गिरना शुरू हो जाता है, और उसके बाद इवन की इस तरह की भी वो हो जाते हैं। अच्छा, एक सर लेस कॉमन में एक चीज और मैं भूल गया हूँ, टेस्टलेस मीन्स मुंह का जायका, या तो इस तरह होगा कि आपको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आप क्या चीज खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। आपके मुंह का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली जो है ना एब्सेंट हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह भी है, ये मैं लेस कॉमन में ले रहा हूँ कि कॉमन नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स में इस तरह है कि उनको स्मेल, उनको अजीब सी स्मेल फील हो रही होती है, मुझे कुछ पता नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह की स्मेल है जो मुझे आ रही है। मैं मुंह भी धो रहा हूँ, मैं गला भी साफ कर रहा हूँ, मैंने चेहरा भी धो लिया, मैंने नाक भी साफ कर लिया, लेकिन मुझे फिर भी स्मेल आ रही है। ये भी लेस कॉमन में इसके सिम्टम्स हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सीवियरिटी में जो सबसे है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। जब आपकी कंडीशन इस तरह हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका सिचुएशन, ऑक्सीजन सिचुएशन जो हमारी बॉडी में नॉर्मल होता है, आपको 90 96 से जो है ना अबाव आपको नोट करना चाहिए। 97 98 99 100 तक के नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल 97 टू 100 जो है नॉर्मल रेंज में। लेकिन अगर ये 98 92 91 पे आता है तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि भाई इस वक्त आपके लंग्स जो है ना वो सीवियर जो है ना कंजेस्टेड हो रहे हैं, उसकी बलगम भरी हुई है, और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आपकी ऑक्सीजन जो है ना पूरी बॉडी को नहीं पहुंच पा रहा होता। तो ये कुछ कॉमन जो है ना वो साइंस और सिम्टम्स हैं जिसको हमें नोट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे साइंस सिम्टम्स हैं हम अक्सर डिनाई कर जाते हैं कि हम कहते हैं कि यार ये तो नॉर्मल वैसे भी होता है, क्योंकि और बीमारियों में भी ये सारी चीजें होती हैं, डिनाई कर जाते हैं। तो फिर हम जो है ना आखिरी स्टेज में आ जाते हैं जो हमारे सीवियर कंडीशन होती है, जब आते हैं फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर वो चीजें जो है ना ज्यादा वर्स होना शुरू हो जाती है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें डिफाइन करने का मकसद ये है कि अगर आपको जो है ना कॉमन सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, तो अगर जिस तरह आपने एक चीज, आपने इस चीज का क्वेश्चन नहीं किया है लेकिन मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी खास करके अगर आप यूरोप या मिडिल ईस्ट उसको आप कंपेयर करें तो हमारी कम्युनिटी में जहां मैं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ फील्ड से रिलेटेड हूँ और मैं एक लोअर क्लास में जिस एरिया में रह रहा हूँ, कि मैंने सैकड़ों इस तरह के पेशेंट देखे हैं जिनमें ये सिम्टम्स मुझे मिलते हैं। अपने मोहल्ले में बाहर निकलता हूँ यही बताते हैं, ये आप भाई जाओ हॉस्पिटल, नहीं भाई मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ, मुझे कोरोना में डाल देंगे। तो मैं कहता हूँ कि कोरोना में डाल क्या देंगे, आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं आपको यही आ रहे हैं, मीन्स उसको मैं जितना भी जो है ना साइकोथेरेपी करूं, जितना भी समझाऊं, वो यही चाहते हैं कि आप मुझे कुछ बताओ। तो इसकी तो सिंपल सी बात है कि कोई ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, अभी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, मीन्स आपको जो तकलीफ हो रही है उसको, उसकी सिम्टम्स को कम करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। तो उसकी फिर सिर्फ और सिर्फ ये एडवाइस होता है कि आप सबसे ज्यादा आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को क्वारंटाइन में रखें। मतलब ये है कि आप दूसरों से अपने आप को अलग थलग करें, ताकि एक तो ये रहे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कि दूसरों को आपकी वजह से फैले ना, और सेकेंडली जो है ना आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना शुरू कर दें। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फिर डाइट है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखें, अभी कुछ अर्सा पहले WHO के बारे में, चूंकि हमारा रवैया बुनियादी तौर पे हर चीज को साजिश की कैटेगरी में डालना है, कुछ दिन पहले WHO की तरफ से एक वजाहत आई थी कि उनका जो इनिशियल बयान था कि वो तमाम पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, जिनमें अलामात मौजूद नहीं होती,
तो उनके बारे में कहा गया कि वो भी कोविड के मरीज हो सकते हैं, कोविड के इन्फेक्शियस मरीज हो सकते हैं। लेकिन बाद में उनकी वजाहत आई कि वो तमाम लोग जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनमें ज्यादातर यानी 99% वो कोविड के मरीज नहीं होंगे। इस चीज पे बड़ा शोर मचा और कहा गया कि WHO एक बैनुल अक़वामी साजिश में बराबर का शरीक है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? असल में यहाँ पे तो हर चीज आप अगर कोई भी सोशल मीडिया उठाएं तो उस पे ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा अपनी अपनी, वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी दुकान खोली हुई है, या अपनी अपनी सोच आप कह सकते हो कितनी है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो WHO जो है ना, अब वो साजिश और ये कोविड किस तरह आया, क्यों आया, ये सारी चीजें एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब WHO को जो है ना, उनकी स्टेटिस्टिक्स को अगर कंपेयर करें तो बेसिकली WHO को जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आई तो उन्होंने अपनी एक गाइडलाइन दे दी कि आपने ये सख्तियां करनी है। इन सख्तियों का मतलब ये है कि ये आपने प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है ना, ये जो है ना SOPs आपने जो है ना फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें उन लोगों ने दे दी। लेकिन साथ ही साथ एक न्यू डिजीज है, दुनिया कह रही है, आप खुद कह रहे हो कि ये चीज पहले नहीं आई है, ठीक है ना। जब ये चीज नहीं आई है तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है कि बेसिकली किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। अब उस तरह के अगर आप सिंपल चीज देखो, अगर आप WHO को कंपेयर करो तो उन्होंने पहले शुरू में 2-3 जो है ना सिम्टम्स बता दिए। अब हम इसी पे बेस करें कि अभी जो है ना मोशन क्यों हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस क्यों हो रहा है, ठीक है ना। उन्होंने तो इस चीज का नहीं कहा था, लेकिन वो अब इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि जो केसेस आगे आते जा रहे हैं उस लिहाज से वो डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि जो है ना एसिम्प्टोमेटिक, देखिए सर, अगर मैं कहूं, मैं अपना अगर आपको डेटा दूं और उनकी WHO के अलावा एसिम्प्टोमेटिक हो, एसिम्प्टोमेटिक मतलब ये है कि सिम्टम्स नहीं है एक बंदे को और वो पॉजिटिव आ है, ठीक है ना। उसमें अब बहुत सारी चीजें इस तरह आ रही है कि बंदा गया, उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, उसने टेस्ट करा लिया और वो भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। और उसमें भी बहुत सारे बार बार इवन कि अगर आप कोविड PCR का टेस्ट होता है तो वो ये कह सकते हैं कि भाई इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये टेस्ट वाकई पॉजिटिव, या ये श्योरिटी नहीं है कि ये टेस्ट वाकई नेगेटिव है। उन्होंने नीचे जो है ना कंप्लीटली इस चीज को डिफाइन किया हुआ है कि किट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन है, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें जो है ना कोई वायरस उठा लिया है, हो सकता है कोई दूसरा वायरस उसने जो है ना यही समझ लिया कि ये कोविड है, तो ये चीजें उसमें भी हो सकती है। ये तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैं उसकी तरफ आ रहा हूं कि आप स्प्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए सर, आप जिस तरह एक चीज की सख्ती इन लोगों ने बनाई हुई थी, जिसको मैं भी ये चीज नहीं मानता हूं कि एक सिर्फ और सिर्फ उस बंदे से दूर रहो कि जो पॉजिटिव पेशेंट, ठीक है ना सर। आप सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट से दूर नहीं, अगर आपके पास PPEs हैं और उसके पास PPEs हैं तो आप नॉर्मल रह सकते हो। मैं एक नॉर्मल पेशेंट हूँ, या आप एक नॉर्मल मींस पेशेंट नहीं हो, आप एक नॉर्मल हो, ठीक है ना। आपको एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, आपको पता नहीं था। ये कहने का मकसद ये कि स्प्रेड किससे हो सकता है। अब एक नॉर्मल बंदा भी स्प्रेड कर सकता है, इस चीज को बढ़ा सकता है। आप एक कोविड के बंदे से हाथ मिलाया, हाथ मिला के आप आगे निकल गए हो और आगे जो है ना मुझसे मुलाकात हो गई आपकी, आपने मुझसे हाथ मिलाया, ना आप पॉजिटिव हो और ना मैं पॉजिटिव हूँ, आपने मुझसे हाथ मिलाया, मैंने हाथ मिला के आंखों पे, नाक पे, मुंह पे रगड़ लिया, मैं तो पॉजिटिव हो गया। आप मेरे से जैसे फारे हो गए, जाके आपने सैनिटाइजर यूज कर लिया, आपने हाथ धो लिया, आपने हाथ धो लिया, आप तो सेफ हो गए। मतलब लगाया तो आपने है मुझे, ठीक है ना। तो इसमें ये होगा कि हम हर बंदे ने अपना एक रोल अदा करना होगा, जो आपको जो है ना SOPs का कह रहे हैं उस SOPs को फॉलो करना होगा। सिर्फ ये नहीं, एक पॉजिटिव, ये एक दूसरी एक थिंकिंग्स आ रही है कि एक बंदा पॉजिटिव हो गया, उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो हो गई है और वो अब जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होगी घूमे। नो सर, एक तो ये है कि पॉजिटिव हो गया, उसकी एंटीबॉडीज भी बन गई, उस एंटीबॉडीज की अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि वो एंटीबॉडीज आपको कितने अरसे तक बचा सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन आप दूसरों को ये चीज पहुंचा सकते हो। किस तरह पहुंचा सकते हो? जिस तरह से पहले मैंने आपको मिसाल दे दी। तो अब मैं एक पॉजिटिव था और नेगेटिव हो गया, अभी जो है ना एंटीबॉडीज भी बन गई और मैं बड़े जो है ना मजे से जा रहा हूँ, एक भाई मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं कोविड से मिल के आ गया। कोविड से मिल के आ गया तो मैं वो हर चीज डोर पे जाके मैं जो है ना उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, किसी चीज को भी मैं टच कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज जो ये कहते हैं कि ये सारा धोखा है, क्या सारा ही है सर, ये चीजें अगर आप बेस्ट समझे ना, मैं इस फील्ड से रिलेटेड भी आपको ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज जब तक हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में नहीं आया तो ये कयास आ रही है। इवन कि आपने बहुत सारे प्रोफेशनल जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो भी इन चीज को डिनाई कर रहे थे,
लेकिन जब एक बंदा खुद अपने आंखों से इस तरह की सिचुएशन देख लेता है तो उसको फिर ज्यादा बेहतर पता होता है कि ये कोई धोखा नहीं है, जो चीज है। अब उस चीज को मैं धोखा नहीं कह सकता हूं कि ये जो है ना कोई साजिश है, मतलब ये आने का क्या है, जिस तरह बहुत सारे क्या आ रहा है, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, फलाने ने किया, इस पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये डिस्कशन करनी है कि इस वक्त हमारे मुल्क में ये चीज बढ़ रही है, इसको हमने कम कैसे करना है, इसको हमने रोकना कैसे। ये बात हमें अच्छी तरह पता है, चूंकि इसके मुतालिक ना कोई वैक्सीन अवेलेबल है, ना इसकी कोई मेडिकेशन अवेलेबल है, तो हम बुनियादी तौर पे किसी भी जिस्म की जो बचाव है उसका इन्हिसार लोगों की इम्यूनिटी पे है। मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी डाइट्स, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें ग्रेजुअली हमें, हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएं कि ऐसी क्या डाइट्स हैं, ऐसी क्या सब्जियां हैं और दीगर चीजें हैं जिसकी मदद से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। देखिए सर, अगर हम इसको निचोड़ ले लें या इसकी समरी ले लें, क्योंकि डाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो बहुत लंबी एक डिटेल भी आ जाती है, ठीक है ना। अगर हम इसका निचोड़ ले लें ना सिंपल, तो हम अगर अपनी कुदरती खुराक मीन्स उसमें कोई इस तरह का प्रोसेस किया हुआ कोई भी फूड ना हो, उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। नंबर चीज उसकी मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अगर हम डिटेल में जाएंगे ना, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, जैसे नॉर्मली अगर वर्स कंडीशन है तो हम कहते हैं कि बहुत सारे आपको इस तरह की साइट्स पे मिल रहे होंगे, कावा बनाओ, दारचीनी, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें इवन मैंने खुद, मैं जैसे बताया कि मैंने खुद ये यूज किया है, ये चीजें नो डाउट अच्छा इफेक्ट करता है। लेकिन आपको पहले से क्या तैयारी करनी है, उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप लेस फैटी, लेस शुगर वाली चीजें वो इस्तेमाल करें, मोर वेजिटेबल्स, व्हाइट मीट, मोर वेजिटेबल्स डालें। ये क्या होगा कि आपकी प्रोटीन्स बढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस है, बहुत सारे बोलते हैं भाई डॉक्टर ने तो मना किया है मुझे, अब वो कौन बोलता है, वो शुगर का पेशेंट होगा, हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, तो उसको तो इस तरह की एहतियात करनी कि लाजमी उसको ज्यादा गोश्त भी नहीं खाना है, उसको जो है ना अंडा भी नहीं खाना है। लेकिन अगर नॉर्मल बंदा है, एक हेल्दी बंदा है, तो उसको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अंडा भी लेना है, व्हाइट मीट भी लेना है, लेकिन जो प्रोसेस नहीं हुआ हो। इसके लिए जो मैं अपना जो आपको एक तजर्बा बताऊं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन अगर आप कोई साइट्स उठा ले, इवन डब्ल्यूएचओ वाले बोलते हैं कि आप लेस सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है ना, जंक फूड आप लेस लें। मैं कहूंगा कि आप लेस ना लें, इसको आप जहर समझें, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं। अब इनको मैं कुछ चीजों से कंपेयर करूं, आप एक फिगर्स उठा लें यूरोप कंट्रीज की, और फिगर्स आपने उठा ले एशिया, इसमें इवन आप पाकिस्तान भी ले सकते हो, आप इंडिया भी ले सकते हो, आप श्रीलंका भी ले सकते हो। हमारी डाइट में एक चीज ये कि हम तो उस तरफ जा रहे हैं, जो जंक फूड्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरह की हम अभी भी मिसालें इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करते, ठीक है ना। मिसालों में अगर हम कुदरती मिसालें इस्तेमाल करें, जो खुले मिसालें होंगे, वो सेहत के लिए बहुत सारी। अब वही चीज आप अगर किसी को बोलो यार आप दारचीनी का और लौंग का चाय बना के पियो, अदरक का चाय बना के पियो, वो तो मिसाले में भी पड़ा हुआ होता है। तो मैं बोलता हूँ यही मिसालें अगर हम तरीके से यूज करें, अब वो ये है कि हम नॉर्मली इस चीज को यूज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंडिया में, साउथ इंडिया में ये चीजें बहुत यूज हो रही है, वो मिसाले की तरफ खास करके, क्योंकि उसके उनके पास इसकी जो है ना बहुत ज्यादा है खपत, तो वो नॉर्मली ये चीजें यूज करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करो तो वो वर्स कंडीशन पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी बूस्ट हो चुकी है, इस वजह से कि वो पहले से इस तरह की डाइट ले रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं जंक फूड से, प्रोसेस फूड से। आप बाहर के मुल्क को देखोगे तो जंक फूड है, बर्गर लिया हुआ है, या फ्रिज में कोई आइटम पड़ा हुआ है, जो इवन कि वहां का अगर आप कोई साग भी लोगे तो वो भी किसी कैन में पड़ा होगा पिछले 2 महीनों से, वो आप जाके गर्म करोगे और खाओगे। इसी तरह अगर आप कोई गोश्त भी लोगे तो वो भी अरसे से पड़ा होगा और वो खाओगे। इन चीजों से अगर आप अवॉइड करोगे तो आप जो है ना इंशाल्लाह अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकोगे। सबसे पहले आपको मौसमी फ्रूट, मीन्स ये कि हर मौसम का अल्लाह ताला ने जो मौसम में आपको फ्रूट बनाया है, वो मौसम के लिए आप इस मौसम में आप किसी दूसरे जो है ना मौसम का फ्रूट ढूंढना शुरू करो तो ये गलत है। इस मौसम के लिए अल्लाह ताला ने यही चीज, बहुत सारे मुझे इस तरह के दोस्त मिले हैं जो बोलते हैं, आप कहते हो कि यार नींबू इस्तेमाल करो, माल्टे इस्तेमाल करो, ठीक है ना, तो इससे तो और गला खराब हो जाता है। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि इससे गला खराब नहीं होता है, इसमें विटामिन सी रिच होता है, आप अगर लोगे तो विटामिन सी जो है ना आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, ठीक है ना। अब अगर इस चीज को हम कंपेयर करें कुदरत के निजाम को, तो अल्लाह ताला अगर ये चीज हमारे, आपको पता है ये चीज अगर आप कॉमन कोल्ड में ले लो, नॉर्मल कोरोना के अलावा भी ले लो, तो गले का खराश हो गया, नजला जुकाम हो गया, ये सारी चीजें सर्दी में आने वाली बीमारियां हैं। तो फिर सर्दी में जो है ना ऑरेंज नहीं आते, वो गर्मी के मौसम में आते,
सर्दी में जब आ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने इस मसले का तोड़ भी बनाया हुआ है कि ये लोग ज्यादा खाएंगे तो इनकी इम्यूनिटी इसके खिलाफ मुदाफियत के लिए एक जिस्म का अपना एक सिस्टम बनेगा, वो उसके खिलाफ लड़ेगा। तो ये चीजें हैं। और दूसरा, अगर आप डिटेल डाइट की बात करोगे तो एक लंबी बात है, और मैंने आपका एक डिटेल में एक बहुत बड़ा वो पढ़ा है, कॉलम पढ़ा है, बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। अगर हम उस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि आप भी थोड़ा सा डिस्कस कर लो, क्योंकि आपने उसमें बहुत गहराई में इस चीज को स्टडी की हुई है। क्या आप समझते हैं कि जो ओवरऑल दूसरी बीमारियों का रेट है वो कम हुआ है, और इसका रीजन हमारी वो एहतियात है जो हमने पिछले 3-4 महीनों में अपने घर वालों या अपने बच्चों या दीगर के हवाले से लेनी शुरू की? मैं चाहता हूं उस पर आप कुछ, अगर आपके पास फर्स्ट हैंड डाटा है तो उसके हवाले से आप कुछ कमेंट। जी, नो डाउट, बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं कि जो हमने प्रिकॉशंस ली हैं इसकी वजह से बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि हमने साथ साथ डाइट में जो है ना ज्यादा कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया है। तो ये जो छोटे मोटे मसले मसाइल होते थे तो उसको जो है ना खात्मा हो गया है, नो डाउट। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। क्रोनिक डिजीज में जैसे आपका शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन क्योंकि लोगों ने डाइट कॉन्शियस हो गए इसकी वजह से भी वो डिक्रीज हो रही है, नो डाउट। लेकिन एक चीज मैं अगर रिसेंटली आपको कहूं तो रिसेंटली बहुत सारे इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि टाइफाइड पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के एरियाज में, जैसे मेरा एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत सारे केसेस अक्सर मुझे जो है ना वो सेंड कर देते हैं रिपोर्ट की ये मेरा जो है ना टाइफाइड पॉजिटिव आ गया। बहुत सारे इस तरह के रिसेंट 3 दिनों की बात है। तो उन चीजों को, हम तो और चीजों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है टाइफाइड मेन कॉज है गंदा पानी, वो चीज तो खत्म नहीं हो रही है ना। पानी तो हम उसी जो है ना जो टेप आ रहा है, जो नलके से आ रहा है वही यूज कर रहे हैं, उसको हम प्रोसेस में नहीं डाल रहे हैं, पानी वही पी रहे हैं। हाथ तो हम सैनिटाइजर से धो रहे हैं, साबुन से धो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन पानी का हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। पानी जो वही आ रहा है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर जो है ना, क्योंकि ये पानी की वजह से तो कोविड नहीं आता है, लेकिन कोविड से और जो डिजीज है, डायरिया हो रहा है, आपको टाइफाइड हो रहा है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस जैसे डिजीज हो गई, अब उस चीज को हम रोक नहीं सकते हैं, वो चीजें आएंगी। और जब तक हम जो है ना वो एहतियात नहीं करेंगे ये किस वजह से क्योंकि कोविड जिस तरह आपको पता है कि आपके जो है ना खांसी, नजला, जुकाम या किसी सरफेस को जहां पे पहले वायरस पड़ा हो वो आपको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमारे खुराक में हमें मिल रही होती है, हमने उन चीजों का भी एहतियात लेना होगा। फिगर्स नो डाउट कम हो चुके हैं बहुत सारे, क्योंकि एक तो एक आइसोलेशन की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, इसकी वजह से हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि वो चीज नहीं हो रही जैसे होना चाहिए। यानी हम ये समझते हैं कि जो जहां से जो पुरानी मलेरिया, टाइफाइड और दूसरी जो ऐसी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से बढ़ रही हैं, या पानी की वजह से जिनकी एक पर्टिकुलर रेट था, वो अभी भी वैसी हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची में स्पेशली जहां जहां पे पानी के सफाई के लिहाज से, उसकी सैनिटाइजेशन के लिहाज से प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल जो बीमारी का रेट है वो कम हुआ है। अच्छा, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे कई बार मैंने मुझसे भी ये पूछा गया है, चूंकि मेरा ताल्लुक इस सेक्टर से नहीं है, लेकिन मेरे तकरीबन बहुत सारे दोस्त इसमें शामिल हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इस बारे में हमें बताइए कि कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का वायरल डिजीज से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ऐसा मरीज अस्पताल में ले जाया जाता है या कोविड इन्फेक्टेड हो, उसको एंटीबायोटिक या दीगर जो मेडिसिन है वो क्यों दी जाती है? असल में ये टॉपिक जो है ना, बेसिकली अगर इसमें मैं पढ़ूंगा तो बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे उस पे आ जाएंगे कि ये हमारा प्रोफेशन है, ठीक है ना, नो डाउट। लेकिन इस प्रोफेशन में और उनके साथ रहते हुए ये चीज मैं कहूंगा कि सर देखो, एंटीबायोटिक मींस, एंटी तो आपको पता है एक चीज के खिलाफ आपने एक फोर्स बना दी, बायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ, एंटीवायरल होता है वायरस के खिलाफ। अब जैसे मैंने बताया कि ये जब वर्स्ट कंडीशन में आना शुरू हो जाता है तो सेकेंडरी क्या होता है कि बैक्टीरिया को आपकी बॉडी पे, गले पे, चेस्ट पे नमूनिया होना, ये इसी चीज के साइन है कि सेकेंडरी जो है ना आपको ये डिजीज हो जाती है कि उसके साथ बैक्टीरिया भी शामिल हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं तो वायरस ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन साथ में बैक्टीरिया ने अपना काम शुरू कर दिया। तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि जिस तरह बताया है कि अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है, लेकिन बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट तो है, कम से कम हम उन चीजों को रोक सकते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है ना, वायरस के अलावा बैक्टीरिया की वजह से। इस तरह बहुत सारे आपको कहते हैं कि यार डॉक्टर ने मुझे एंटी एलर्जिक दे दी है, ठीक है। अब देखो, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, आप जब बोलते हो कि मुझे नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सबसे पहले वो एंटी एलर्जी की देता है। मतलब ये कि आपकी एलर्जी अगर किसी चीज से हो रही है, अब
उसमें भी मैं उस तरफ चला जाऊंगा, एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स की तरफ। एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स वो हैं कि उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि वायरस आया हो, वो दबा के उसको चला गया, या उसको एक छींक आ गई, ठीक है ना। अगर उसने एक एलर्जी की गोली भी ले ली होगी तो उसकी जान छूट गई है। ये एसिम्टोमेटिक वो पेशेंट्स है। आप अगर फिगर्स उठाओगे, बहुत सारे केसेस इस तरह है कि जो उन्होंने एंटीबॉडीज करा ली, उनको पता चला यार मुझे कब आया, फिर वो कहता है कि यार मैं तो 15-20 दिन या महीना पहले मुझे जो है ना हल्की सी जो है ना गले में खराश भी हो गया था, गरारे कर लिए थे मैंने, और उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, लेकिन अभी मैंने टेस्ट कराया तो मैं तो पॉजिटिव था। वो ये चीज थी कि उसकी अपनी जो इम्यूनिटी उसने उसको कवर कर लिया था। एंटीबायोटिक, जैसे मैंने बताया कि एंटीबायोटिक देने का मकसद यही होता है कि जब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, फिर हमें ये होता है कि इवन के बहुत सारे हम कल्चर्स के कुछ टेस्ट करवाते हैं, स्पूटम्स भेजते हैं, ब्लड कल्चर के टेस्ट करवाते हैं, तो हमें उसमें बैक्टीरिया मिलते हैं, तो फिर डॉक्टर जो है ना एंटीबायोटिक जो है ना एक सेकेंडरी प्रिकॉशंस के लिए, एहतियाती उसके लिए कि इसको अगर कोई बैक्टीरिया काटे तो कम से कम हम उसको तो रोक सके ना। दो किस्म के फौजी, एक फौजी पहले से लगा हुआ है दुश्मन, और दूसरा दुश्मन फिर जो है ना साथ वाले मुल्क से भी आ गया, उसने भी शुरू कर दिया, तो कम से कम एक को तो रोक लें जिसका हमारे पास इलाज है, जिसके फौजी हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो उसको फिर हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, मैं अपने कुछ ऑडियंस है उनको ये बताना चाहता हूँ कि फजल साहब की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो बहुत सारा डाटा हैंडल करते हैं, और जब आपके सामने एक बहुत वसी बुनियाद पे डाटा मौजूद हो, तो जो क्लिनिकल ट्रायल की बुनियाद है, तो उसके जरिए आप बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक इंतहाई अहम चीज जो फजल साहब ने मुझसे शेयर की कम्युनिटी के हवाले से, उसको हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में इंशाल्लाह वो करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस हमारे साथ रहें। अगर किसी मरीज को, जैसे हमारे यहाँ आप जिस इलाके में आपकी रिहाइश है और जिस इलाके में मेरी रिहाइश है, या ओवरऑल हम पाकिस्तानी डायनामिक्स में बात करें, तो हमारे यहाँ अस्पतालों पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है। दूसरी सूरत में चूंकि हमारे यहाँ एक मनी मेकिंग बिजनेस है प्राइवेट सेक्टर, तो वो क्या करते हैं कि वो इस चीज से फायदा उठाते हैं। क्या आप समझते हैं कि किसी शख्स को अगर ये उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं और बड़े हल्के नौइयत के हों, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि जब उसको शदीद नौइयत के सिम्टम्स हों और वो घर पे रहे, मैं आपसे ये पूछना है कि जैसे माइल्ड सिम्टम्स हों, तो क्या ये मुमकिन है कि वो अपने घर में आइसोलेट होके और इस कोविड-19 इन्फेक्शन की जो ABC है उस पर अमल दरामद करके खुद इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकता है या नहीं? सर मेरे ख्याल से 95% मीन्स हमारे पास 5% केसेस इस तरह आ रहे हैं कि जो वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं। 95% केसेस अभी भी इस तरह हैं कि जो, ये तो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, ठीक है ना, जो हॉस्पिटल नहीं गए हैं, जिन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया इस डर की वजह से, क्योंकि उनको तो ये सिम्टम्स हैं, उनको अंदाजा है कि मुझे यही प्रॉब्लम्स हो रही है, वो घर पे बैठे हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, और वो सेल्फ जो है ना अपनी सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं, या किसी नॉर्मल क्लिनिक के पास जाके, और जो नॉर्मल क्लिनिक होता है वो भी यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक, मैंने बहुत सारी की प्रिस्क्रिप्शन देखी है डॉक्टर्स की, जो है ना एंटीबायोटिक दे देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप का दे देते हैं, एक कुछ मल्टीविटामिन दे देते हैं, एक आध एंटी एलर्जिक रख देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप हेल्थी डाइट लो, हेल्थी डाइट लो, जिसपे हमने पहले डिस्कस की है। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, इवन अभी भी आप किसी भी, ये एक सर इस चीज पे मैं आपको एक चीज और लास्ट में डिस्कस करता हूँ। अभी भी मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें हम जो लेस सिम्टम्स होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जो मैंने आपको सीवियर सिम्टम्स बोले, उसमें वही चीज होती है, सिंपल हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, अगर वो इस कंडीशन में कि उसको सीवियर किस्म का नमूनिया है या सिचुएशन बहुत ड्रॉप कर रहा है, तो हम उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वरना लेस सिम्टम्स में डॉक्टर उसको यही रिकमेंड करता है कि आप सेल्फ आइसोलेशन करें, घर पे जाके आइसोलेट हो, घर वालों से दूर अपने अलग कमरे में, खाना पीना अलग करें, और आप सिर्फ और सिर्फ अपना खाना पीना लें, अच्छी डाइट लें और रेस्ट करें, और कुछ ना करें, और ये सबसे बेहतरीन प्रोसीजर है, और यही चीज हो रही है। इस प्रोग्राम के तौसत से मैं ये सब दोस्तों को और जो सुनने वाले हैं उनको ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग इस वजह से डर रहे हैं, क्या है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो हॉस्पिटल वाले, एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि अस्पताल में जाके जबरदस्ती जो है ना दाखिल कर देते हैं और फिर जहर का टीका लगा देते हैं। ये चीज भी जो है ना आपने सुनी होगी। सर कोई जो है ना इस तरह नहीं है कि अगर आप किसी बाहर के मुल्क में भी जाओ, पाकिस्तान में भी आप देख लो, जहर का टीका नहीं लगाते। बेसिकली सर हो क्या रहा है कि आप देखो, आपके पास अगर एक हॉस्पिटल में 50 केसेस पड़े हुए, ठीक है ना, 50 केसेस कोविड के पड़े हुए हैं, आप 50 केसेस में एक जो है ना कोविड का पॉजिटिव जाके उसकी एक्सपायरी हो गई है,
इंजेक्शन तो सबको लग रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आईवी फ्लूइड दिया जाता है। पेशेंट जब वर्स्ट कंडीशन में होता है तो वो फ्लूइड नहीं ले सकता है, खाना पीना उसका नहीं होता है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है ना कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं। जब इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो तो एक पेशेंट को नहीं, हर पेशेंट को दिए जाते हैं। लेकिन जिसका पेशेंट एक्सपायर हो गया तो वो ये समझते हैं कि जहर का टीका लगा है। तो सर ये टीके तो सबको लग रहे हैं, उसमें कौन सा जहर का टीका उसको लगा है। एक पेशेंट वेंट पे जाता है, ठीक है ना, मतलब उसकी इतनी तौफीक नहीं है, इतनी वो नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है कि वो अपना सांस खुद खींच सके। उसको मशीन पे डाला जाता है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर वो मशीन उसको सांस देता है। तो अगर उस कंडीशन में, और वो बाकायदा कंसल्ट लिए जाते हैं पेशेंट से कि आप इस चीज के लिए हम मशीन लगाएंगे, इसके अलावा कोई आसरा नहीं है। ये नहीं कि डायरेक्ट मशीन लगाया जाता है, उसके अटेंडेंट से पूछा जाता है हमने ये मशीन लगाना है, वेंटिलेटर लगाना है, सांस की मशीन लगानी है, आप इस चीज के लिए एग्री हो? हाँ मैं एग्री हूं या नहीं हूं। उसमें फिर ये सिचुएशन भी बताई जाती है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत वर्स है, आप पेशेंट के चांसेस 50-50 रखो। तो 50-50 जब देते हैं, एग्री हो जाते हैं, भी यूज होती है, तो फिर इस चीज पे आपको रिलाय करना होगा कि हमारी अपनी जिंदगी के चांसेस भी 50-50 है। यहां से बाहर कदम रखें कुछ नहीं पता सर, ठीक है ना। अब अगर वो मेडिसिन के दौरान इस वर्स कंडीशन में उस इंजेक्शन से चला गया जो उसके इलाज के लिए दिया गया, उसको आप इस चीज पे डाल देते हो कि भाई ये जो है ना जहर का टीका लगा दिया, तो सर इसको मैं कंप्लीटली इस चीज को डिनाई करता हूँ। और इस प्रोग्राम के तौर से आपने उन सुनने वालों को जो ये कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सोचें गहराई से कि वो जो ठीक हो रहे हैं उनका फिगर भी उठा लेना आप, वो भी इसी सिचुएशन से वापस आ गए हैं। कुछ अर्सा पहले तकरीबन मोस्ट रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम की एक हेल्थ सेक्टर की तरफ से रिपोर्ट आई कि जो आपका स्टीरॉइड्स हैं जिसके अंदर डेक्सामेथासोन का नाम लिया गया, और हमारे यहाँ एक अजीब सा चलन है कि अगर कहीं से कोई रिपोर्ट आ जाए कि ये जो मेडिसिन है इस डिजीज में इफेक्टिव है तो वो मेडिकल स्टोर से गायब होना शुरू हो जाता है। और आप ही से मेरी बात हो रही थी, हाँ आप ही से मेरी बात हो रही थी कि अब 4 में से 3 लोग आके पूछ रहे हैं कि डेक्सामेथासोन आपके पास है या नहीं। खैर बहरहाल मैं आपसे पूछना ये है कि अगर जैसे इस मेडिसिन के बारे में कहा गया, हम अमूमन हमारे दो दोस्त भी शामिल हैं जो इस स्टीरॉइड के चक्कर में अल्लाह ताला ने उनको बचाया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि जो स्टीरॉइड है ये किस कंडीशन में दी जाती है और इसका नुकसान या फायदा जो है वो तय करने वाले कौन है। तो मैं जरा चाहता हूं कि आप ब्रीफली इस हवाले से हमारे ऑडियंस को असल में सब्जेक्ट फिर वही चला जाता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं उसके सब्जेक्ट्स हैं ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए सर स्टेरॉइड अगर आप अपने लोकल इलाकों को देख लो ना सर, लोकल क्लिनिक्स को देख लो, यहाँ पे जो क्लिनिक्स हो रही है ना, उसमें अगर आप छींक के साथ भी जाते हो ना तो उस पेशेंट को स्टेरॉइड मतलब ये कि दर्द हो गया, डाइक्लोरान होगा और उसके साथ एक डेक्सामेथासोन होगा। इसका यूज तो इतना ज्यादा है, ठीक है ना। स्टेरॉइड का यूज क्या है, बेसिक यही चीज है कि ये आपकी इम्यूनिटी को, देखो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपकी बॉडी में जहां पे कोई प्रॉब्लम्स होती है वहां पे फौजी तैयार करने के लिए, उससे जंग लड़ने के लिए जो है ना सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, ठीक है ना, या उनकी सिक्रीशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं जो उस बीमारी के खिलाफ। नॉर्मल जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो नॉर्मली हर चीज की सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसकी सिक्रीशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि डिफरेंट काम है। आप स्टेरॉइड यूज करने वालों के जो आप नुकसानात कह रहे हो, ठीक है ना, अगर मोटापा बढ़ाएगा क्योंकि उसकी सिक्रीशन ये भी बढ़ रही है कि बंदा जो है ना वो कमजोर है, इसको मोटा भी कर दो, सही है। जिस्म में बाल आना भी शुरू हो जाते हैं स्टेरॉइड यूज करने के, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, ये बीटामेथासोन हो गया। तो अगर आप इसकी तरफ लिस्ट की तरफ जाओगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे यूज का मकसद ये है कि हमने उस बॉडी को, और कंडीशंस आपने जो बताई है सर, बेस्ट चीज ये कि अगर उसको माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसको माइल्ड डोज दे दो। ये मेरा अपना वो है, डॉक्टर्स कंसल्टेंट इसको बेहतर आप बता सकते हैं, लेकिन माइल्ड डोज दे दो। लेकिन आपको सीवियरिटी आती हो तो आप स्टेरॉइड के बगैर रह ही नहीं सकते हो, आपको कंसल्टेंट लाजमी देगा स्टेरॉइड, क्योंकि इसके बगैर जब तक आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आपकी वो जो बॉडी में हार्मोन्स है उनकी सिक्रीशन बढ़ाने के लिए आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। आपके हार्मोन जो है ना वो, क्योंकि और चीजें तो खराब हो रही है लेकिन इस वक्त आपकी जिंदगी बचानी है, तो कम से कम उसके लिए जो है ना हम ये चीज दे देते हैं। और उस स्टेरॉइड की वजह से आप जो है ना आपकी बॉडी वो हार्मोन जो आप इस बीमारी के खिलाफ मुदाफियत करते हैं या लड़ते हैं, उन चीजों को बढ़ा देते हैं। जब उन चीजों को बढ़ा देते हैं तो
आपको उस टाइम से निकलने का वक्त मिल जाता है। और उसके बाद जो है ना, और इतनी वर्ष वो नहीं होती। अगर आप स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म यूज करते हैं ना बहुत अरसे तक, तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म यूज करने में जो है ना कोई नुकसान नहीं है। स्टेरॉइड अभी भी यानी बहुत सारे डिजीज में यूज हो रही है, आर्थराइटिस में यूज हो रही है, और बहुत सारी बीमारियों में यूज हो रही है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के बगैर पेशेंट चल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको ये कि ये जहर तो नहीं है, असल में स्टेरॉइड बनाया ये कुछ इलाज के लिए बनाया है, कि कुछ इस तरह की कंडीशन होती है उसमें दिया जाता है। सही। यानी इसका मतलब ये है कि हम अपने तौर पे मेडिकल स्टोर से जाके अपने लिए इसका इलाज ढूंढने के बजाय डॉक्टर पे डाल दें, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है। सर, और बेहतर होगा। अपने तौर पे मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा, आप बात कर रहे हो सॉरी, कि आपको सबको मैं ये कि आप ना, अगर आपने जो स्टेरॉइड से काम लेना है, मतलब ये कि आपने जिस्म को ताकत देना है स्टेरॉइड से, आपका काम ये कि उसको छोड़ो, वो आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसकी डोज एडजस्ट करनी है, कैसे देना है कैसे नहीं देना है, वो पैरामीटर्स डॉक्टर के पास है। आप उस स्टेरॉइड की बजाय आप अपनी डाइट पे कॉन्शियस करें, डाइट पे कॉन्शियस करें। वर्स्ट कंडीशन जाने से पहले अगर आप आइसोलेशन में हो, स्टीम इनहेलेशन इज बेस्ट, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना, आप हॉट वाटर, हॉट टी हो गए जिसमें ग्रीन टी वगैरह हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है ना। ये चीजें अगर आप करेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये चीजें आप करें, और जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर पे छोड़े सर। आपको अच्छी तरह पता है, एक छोटी सी पैरासिटामोल है, उसकी डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट्स और ये इम्पैक्ट के बारे में एक अरबों बाइट का डाटा मौजूद है। और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद इसके मुतालिक हम इतनी चीजों से आगाह हैं। उसके बरखिलाफ जब हम बात करते हैं अपनी कुछ ऐसी चीजें जो यानी फोक विजडम के तौर पे हमें बताई गई हैं, गांव देहातों में खशखाश की एक पर्टिकुलर मिकदार या वहां पे जो दीगर चीजें हैं उसको कहवा में मिला के इस खराब जुकाम वाले मरीज को पिलाई जाती है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि चूंकि इसके मुतालिक रिसर्च नहीं, ये तो हम जानते हैं कि जिस किस्म की रिसर्च सिर्फ पैरासिटामोल के मुतालिक है, वो रिसर्च इन चीजों के मुतालिक नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट गांव देहातों में फोक विजडम के तौर पे बड़ा मस्बत हमारे सामने आता है। तो क्या आप ये एडवाइस करेंगे कि कोई शख्स, अगर जैसे मैं अब मेरे घर के हवाले से आपने मुझे बहुत सारी चीजें गाइड की थी, तो क्या हम अपने ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि जब किसी शख्स को ये साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, तो वो तमाम चीजें जैसे कहवा है, इसी तरह से स्टीम की इनहेलेशन है और दीगर चीजें हैं कि जिसका मेडिसिन से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो इस डिजीज के मुतालिक आपकी बड़ी हेल्प करते हैं, तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को। देखिए सर, पैरासिटामोल जो है ना, अगर आप मेडिसिन की वो लें, तो जिस तरह आपने कहा, तो एक हर चीज की अगर एक इफेक्ट है, अभी तो मेरे ख्याल से हर एक बंदे को पता है कि मेरे पास बहुत सारे आते हैं पेशेंट, वो डॉक्टर साहब, नॉर्मली हमें सारे जिस एरिया में रहते हुए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब क्या हुआ जनाब। इस तरह है कि मैंने मेडिसिन जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, वो तो इस मसले के लिए दी थी, लेकिन मैंने तो गूगल में देखा उसके तो ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप गूगल को छोड़ दो, जिस मसले के लिए आपको डॉक्टर ने लिखी है आप इस चीज को ले लो, क्योंकि आप अगर वो चीज देखना शुरू कर दोगे तो फिर आप कोई दवाई नहीं ले सकते। इस चीज को तो हम उस तरफ लेके जाते हैं। बेस्ट अगर आपको सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप नहीं जा रहे हो हॉस्पिटल, मेरी अपनी ये रिकमेंडेशन है, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो और जिस तरह का ये क्यास चल रहा है, एक डर और एक खौफ, क्योंकि आप जितने भी समझाओ, मैं बहुत समझा चुका हूं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे होते, तो आप सिंपल पैनाडोल के अलावा और कोई जो है ना एंटीपायरेटिक ना लें, ब्रूफिन ना लें, कॉन्स्टान ना लें, सिर्फ और सिंपल जो है ना आप 2 टैबलेट्स पैनाडोल स्ट्रेट ले लिया करें। और उसकी डोजेज ये है कि आप एवरी 6 आवर में आप 2 पैनाडोल ले सकते हो। उससे आपका बॉडी पेन हो गया, जिस्म में दर्द होना हो गया, आपके हड्डियों में दर्द होना हो गया, बुखार हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ये तो वो चीजें होगी मेडिसिन। एक आप सिंपल एक एंटी एलर्जिक कोई भी आप रख सकते हो। उसको वाले बोले यार मुझे एक एलर्जी की गोली दे दो, आप किसी एंटीबायोटिक और इस चीज की तरफ नहीं जाओ। और ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, उसको बोल सकते हो यार कि मुझे कोई ताकत की मेडिसिन दे दो, ठीक है ना। ये मैं इससे ज्यादा कोई रिकमेंडेशन सेल्फ मेडिकेशन में नहीं दूंगा किसी को, ठीक है ना सर, ये मेरी अपनी राय है। दूसरी जो है ना, आपको डाइट में क्या करना है, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं आइसोलेशन में ऑलमोस्ट तकरीबन 13-14 डेज में रहा हूं, ठीक है ना। मेरी जो मेन की इवन की मेरी कुछ दिनों में कुछ कंडीशन वर्स हो गई थी, मुझे बहुत सीवियर जो है ना बॉडी पेन भी हो रहा था, उसके बाद मुझे जो है ना हल्का सांस में भी तकलीफ शुरू हो गया। लेकिन मैंने जो बेस्ट चीजें थी वो मैंने अपनाई थी कि मैं स्टीम इनहेलेशन, सबसे पहले स्टीम इनहेलेशन में नॉर्मल बहुत सारे लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे होंगे
जिसे हम आम जबान में पानी का भाप बोलते हैं, ठीक है ना। पानी का भाप या भड़ास पानी का आप पानी उबालें, और इतना उबाले जब उबलना शुरू हो जाए उससे ढक्कन ना उठाएं आप किसी, क्योंकि आप हर घर में स्टीमर नहीं है कि हर एक बंदा स्टीमर लेके स्टीम इनहेलेशन ले। आप उसका ढकना तब उतारें जब आप उसको नीचे रख के आप कपड़ा ऊपर ले ले, और उसकी जो भाप होती है वो उस टाइम तक ले जब तक वो पानी ठंडा ना हो जाए। और उसमें ये नहीं, आप थोड़ा दूर रह के आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी कूलिंग होती है आप करीब होते जाए। ये एक सबसे बेस्ट चीज है, जिससे ये होगा कि आप नमूनिया की तरफ बहुत सारे चांसेस होंगे कि आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपका चेस्ट जो है ना, आप जो ब्रीथ ले रहे हो, बेसिक क्या हो रहा है कि कोविड में जितने भी नमूनिया हो रहे हैं, स्पूटम्स हैं या बलगम जिसे आम जबान में कहते हैं, वो बहुत थिक होता है, बहुत सख्त हो जाता है। जब वो सख्त होता है तो उसका निकलने का जो है ना सही रास्ता यही होता है कि आपको स्पेल आपने जो है ना फेफड़ों को खोलने के लिए आप स्टीम इनहेलेशन लोगे। ये गर्म भाप और गर्म पानी जब जाएगा तो वो क्या करेगा कि उसको नरम करके बाहर निकालेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, कोशिश ये करें कि आप नॉर्मल, आप मैं किसी को बोलूं कि पानी पियो, अब मैं नॉर्मल पानी पीता था, गर्म पानी पीता था, मीन्स अपने जो है ना ग्लास में या अपने बोतल में गर्म पानी, उबला हुआ पानी डाल के मैं थोड़ा थोड़ा करके पीता था। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके पीने के लिए मुश्किल होती है, आप उसमें नींबू डाल लो, ठीक है ना, लेकिन गर्म पानी लो, वो लो थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं मैं कहूंगा कि आप जो है ना एक एक दो दो गिलास एक साथ पियो, हल्का हल्का पीते रहोगे। उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करेगा कि उसको गर्म रखेगा। जब ये गर्म रहेगा, जितनी ये ठंडक की तरफ जाएगा आपको तकलीफ देगा, आपका स्पूटम सख्त होता जाएगा और आपको सांस में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप कावा लें, ग्रीन टी लें या ब्लैक टी लें। उसमें क्या होता है कि आप ये लेते रहोगे, एक तो ये है कि वो वैसे इम्यूनिटी, इसमें बहुत सारी चीजें जो रिसेंटली रिसर्च भी बता रही है, साइंटिफिक रिसर्च भी बता रही है, जैसे जिंजर हो गया, आपका अदरक हो गया, ठीक है ना, आप अदरक का कावा बनाएं, और लौंग लौंग डालें आप, ठीक है ना, दारचीनी हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना आप वो करें, यूज करें, आप पकाएं इसको सब, इसमें डाल के आप 2 कप पानी डाल के उसको इतना पकाए, 1 कप रह जाए, 1 कप रह जाए, आप उसको आराम आराम से सिप, जिस तरह चाय पीते हैं आप इस तरह ले। अगर उस पर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप उसमें बेहतर ये है कि कोई आपके पास शहद हो तो उसको 1 चम्मच डालें। ये एक ऐसी रेमेडीज है कि ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगी, बनिस्बत कि आप किसी मेडिकेशन की तरफ जाओ। उससे ज्यादा बेहतर है कि इस रेमेडीज से आपको रिलीफ भी मिलेगा और ये आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। और साथ में जैसे मैंने बताया, आप ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ जाएं। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज करोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये मेरी स्पेशली जो है ना, जो घर पे क्वारंटाइन हुए हैं या जो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हैं, जिनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, वो ये एहतियात तदाबीर अपनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको जो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी इन्फेक्शंस हैं कोविड-19 के, उसमें से इन्फेक्ट होने वाले और साइन एंड सिम्टम्स शो करने वाले बच्चों की तादाद 2% है, 2% है। उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में ये तादाद 1% है। तो अगर हम इसको एक जनरली एक एवरेज ले लें तो हमारे पास पूरी दुनिया में बच्चों में इसकी जो इन्फेक्शन है वो 2 या 3% है। एक अहम बात जिसकी तरफ हजरत साहब ने तवज्जो दिलाई, वो मैं समझता हूं कि हम सबको उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि फजल साहब भी इस हवाले से वो चीज सामने लाएं, कैसी क्या वजह है कि एक तरफ तो हमारे पास ये रेट है और दूसरी तरफ जो 40+ जो लोग हैं जो इसके इन्फेक्शन में शिकार हुए वो ज्यादा खतरे से दो चार हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से कमेंट करें, और मैं ऑडियंस से भी मेरी गुजारिश है कि बहुत गौर से सुनने वाला ये पोर्शन है हमारे सेशन। हमारे पास जो रिसेंट, जैसे आपको WHO ने एक वो दे दिया कि 2 चीजें हैं जो वर्स्ट कंडीशन में लेके जा रही है पेशेंट्स को। एक वो चीज है 60 अबाउ, यानी 60 से ऊपर उसकी उम्र है, उसकी इम्यूनिटी नहीं है या बहुत लेस है, उसके लिए वर्स्ट है। सेकेंडरी जो है ना यंग एजेस, इवन आप 40 कह रहे हो कि बहुत सारे आपने जो है ना डेटा उठाया होगा, खास करके हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे हमारे जो है ना कुलीग्स, नर्सेज और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है ना, जो यंग एज में जो है ना इवन जो है ना वो एक्सपायर हो गए हैं। रीजन उसका जो है ना, आपको मेरी अपनी एक, आप वो कह सकते हो कि एक तजिया कह सकते हो जो मैं अपने अराउंड देख रहा हूं। मेरे ख्याल से 40 एजेस में बहुत सारे इस तरह के हमारे अपने रिश्तेदार दोस्तों में हम जो देख रहे होते हैं, ठीक है ना, आप न्यूज के अलावा भी देखें तो उनकी तरफ मैं जाता हूं तो मुझे 2 चीजें अहम मिलती है। एक तो जिस तरह मैंने कहा कि भाई डायबिटिक और हाइपरटेंशन, ठीक है ना, ये कम एजेस में होना शुरू हो गई। ये आपकी इम्यूनिटी को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लगी हुई है उससे लड़ने के लिए, तो फिर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको कोविड से लड़ाए।
अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है सर? ये सारी चीजें हो रही है, डाइट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक अहम चीज है जिसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो है हमारी बॉडी एक्सर्शन, बॉडी को चलाना। उसको हम नॉर्मल जबान में बोल दें कि भाई एक्सरसाइज, ठीक है ना। यानी आप एक्सरसाइज जो बंदे नहीं कर रहे हैं उसमें हमारे मेरे जानने वालों में बहुत इस तरह है कि जो है ना आलम थे, दिन से रिलेटेड थे, लेकिन क्योंकि एक्सर्शन नहीं थी, उनकी बॉडी वेट बहुत, इवन मैंने उसमें देखे हैं कि उनको इस तरह की कोई वो नहीं थी, डायबिटिक और शुगर भी नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा फैटी थे। जब वो बहुत ज्यादा फैटी थे तो रीजन यही जा रहा होता है कि वो एक्सरसाइजेज में हिस्सा नहीं लेते, कोई एक्टिविटीज नहीं है, वो कोई एक्सर्शन नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सर आपको अगर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो सबसे अहम चीज है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपको कोविड के अलावा, अब जैसे अगर आप एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसको ना शुगर होगा और ना ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है ना। अगर वो अपना डाइट भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। अभी भी डॉक्टर यही कहते हैं कि सबसे पहले दवाइयों से पहले आप अपना एक्सरसाइज शुरू करें। हम कोशिश, अगर एक बंदा शुगर के डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर शुगर की दवाई से पहले उसको ये रिकमेंड करेगा कि कुछ दिनों आप वॉक करना शुरू कर दो, ये एक्सरसाइजेस करो। अगर एक बंदा जो है ना ब्लड प्रेशर की वजह से जाएगा तो डॉक्टर उसको ये कहेगा यार अभी आप आए हो, आपकी शुरू की रीडिंग से पहले हमारी ये कोशिश है कि आप डाइट में ये चीजें कंट्रोल करो, लेकिन साथ में आपने एक्सरसाइज, वर्जिश लाजमी रखनी है। जिन बंदों ने वर्जिश से दूरी रखी हुई है, या अब नॉर्मली कुछ लोग होते हैं, जिस तरह हम एक लेबर तबके को ले लें या एक काम वाले बंदे को जो सुबह मार्केट में सुबह जाता है सारा दिन, उसकी एक इम्यूनिटी मींस रनिंग हो रही होती है, आपका बॉडी चल रहा होता है, उससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही थी। लेकिन कुछ इस तरह है कि हमारे असातिज़ा कराम हो गए, उनका ज्यादातर टाइम जो होता है ना वो बैठने पे होता है, उन पे जब ये इफेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालते। तो मैं ये कहूंगा सर एक्सरसाइज जो है ना वो सबसे पहले और सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। अगर हम डाइट नॉर्मल नहीं ले रहे हैं, अगर हम नॉर्मल डाइट नहीं ले रहे हैं, फैटी डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम जो है ना उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज वाले जो है ना ज्यादा प्रोटीन वाले गोश्त लेते हैं, अंडे लेते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी बन जाती है। हमारे बच्चे इस कोविड के अगेंस्ट ज्यादा एक्सपोज हैं, उनको रिस्क ज्यादा है। अगर दूसरे ममालिक में उनकी आइसोलेशन के हवाले से हालात डिफरेंट होंगे, लेकिन बच्चे ज्यादा एक्सपोज हैं। उसके बावजूद भी बच्चों में इन्फेक्शन की तादाद 1 या 2% के करीब है, और उसकी बनिस्बत जो बड़ी एज के लोग हैं वो बीमारी में मुब्तला ज्यादा हो रहे हैं। और इसकी एक जो बुनियादी फैक्टर है वो है फिजिकल एक्सर्शन। यानी मैं आपके तवज्जुह से अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि खुद को थकाएं, और अपने जिस्म को जितना थकाएंगे उतना आपका स्टेमिना लेवल हाई होगा। यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स जितनी उसकी फिजिकल एक्सर्शन की बर्दाश्त है, उस बर्दाश्त को उसने बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा मैं आखिरी आपसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आखिरी जो मेरा सवाल है वो इस हवाले से है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्रिकॉशंस हैं, स्टेट की तरफ से हो, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो या दीगर की तरफ से हो, वो काबिल तारीफ नहीं है। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन लॉसेज हैं वो कंपैरेटिवली तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मतलब इसको मैं अल्लाह ताला का एक एहसान समझता हूँ। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि ऐसी क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से, हालांकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना इलाका आपके सामने है, दीगर कराची के जो एरियाज हैं ईद के दिनों में, और आपके सामने सारी चीजें हैं कि हमने जो SOPs हैं उसका मजाक उड़ाना क्या कहते हैं, उसको क्या समझते हैं। तो इस हवाले से मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें वो क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन लॉसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी। सर इसकी तरफ अगर मैं सिंपल लूँ ना तो आपकी पिछले वाली बात पे आ जाता हूँ, स्टेमिना, ठीक है ना। स्टेमिना हमारा इतना बन चुका है कि हम सुबह से शाम तक बिजली से लड़ रहे हैं सब, ठीक है ना सर। जब सही उससे लड़ सकते हैं तो हम कोविड से भी लड़ सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि सर हमारी, आप देखो बाजार भरे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हम डाइट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ले रहे हैं। आप अगर कंपेयर करो यूरोप से, हम कहते हैं कि बड़ा साफ सुथरा डाइट ले रहे हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसी डाइट से बन चुकी है। आप एक बच्चे को, एक कचरा चुनने वाले बच्चे को देखो, ठीक है ना, और उस बच्चे को देखो जो घर पे AC में है ना,
वो कचरा चुनने वाला बच्चा उससे ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि उसका बचपन में ही वो चीजें जो है ना बॉडी में आ गई, उस बॉडी ने उस चीज के, क्योंकि उस कचरे में उन चीजों में जो वायरसेस थे, जो उनमें बैक्टीरिया थे, उसकी इम्यूनिटी बॉडी में ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है ना। अभी यूरोप भी इस तरफ जा रहे हैं कि जो उनके कच्चे घर हैं उसमें वो मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बच्चे मिट्टी में खेलें, ये मिट्टी इतनी जरूरी है बच्चों के लिए। तो अगर आप उनसे कंपेयर करो तो आपको ये सारी चीजें देखनी होगी, फूड देखना होगा, वहां से हमारा जैसा भी है, ठीक है ना, लेकिन हमारा प्रोसेस फूड नहीं है, फ्रिज में रखने वाला फूड नहीं है, ठीक है ना। वो ले आते हैं, हम सब्जी ले आते हैं, हाथ के हाथ पका लिए, कल तक के लिए कुछ पता नहीं है। इसी तरह गोश्त ले आया, हाथ के हाथ पका लिए, कल तक के लिए कुछ पता नहीं है। इसी तरह और सारी चीजें हो गई, मिसालें, जैसे मैंने कहा हम लोग मिसालें यूज करते हैं। और सबसे जो अहम चीज है, जिस तरह मैंने बताया, स्टेमिना बन चुका है हमारा, स्टेमिना इसी चीजों में बन चुका है कि एक बंदा जाता है सुबह से शाम तक पसीने से शराबूर, उसकी बॉडी जो है ना वो, क्योंकि ये उन बंदों की तरफ मैं निशान, जिस तरह फिर आप पहले हमने कहा कि एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन हमारे ज्यादातर लोग वो हैं कि जो मजदूर तबका है, उनकी बॉडी जो है ना एक फौलादी बॉडियां बन चुकी है। रीजन ये है कि वो सुबह से शाम तक हार्ड वर्क करते हैं, जब हार्ड वर्क करते हैं तो उनका स्टेमिना बन चुका होता है, स्टेमिना बनता है तो फिर उसके साथ साथ जो है ना आपकी इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है। तो मेरा अपना, ठीक है ना, आप, मैं ये कोई साइंटिफिक फिगर्स मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना सर, ये मैं एक अपनी जो है ना मैंने जो देखा है वो चीजें मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज लगती है कि ये वजूहात है। इसी तरह मैं जो है ना ये मिसालों की तरफ जाता हूँ, क्योंकि जितने भी अभी आप देखें, इवन के बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन मैंने देखी है बड़े एक्सपर्ट्स की, डाइटिशियन की, कि वो इसी तरफ जाते हैं कि आप जो है ना ये मिसालों में से चीजें निकाली हुई, क्या है ये, अदरक, लहसुन, ठीक है ना, दालचीनी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मिसालों में यूज होने वाली है, और ये हमारे बेहतरीन और एक्सपर्ट डाइटिशियन ने ये चीजें बताई हुई, जो हम नॉर्मल अपने मिसालों में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी बाहर फॉरेन कंट्रीज में ये चीज नहीं। जैसे मैंने पहले बताया आपको, कैन है, प्रोसेस्ड कैन है, उसको उठा के गर्म कर दिया, और गर्म करके उसको जो है ना ओवन में, वो भी ओवन में जो ऑलरेडी रेजेस है बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है कि जिसकी वजह से जो है ना हमारा यहाँ पे रेशो बहुत ज्यादा कम है। देखें, एक चीज मैंने नोट की है कि पिछले तकरीबन 1 महीने के दौरान वो तमाम अफराद जो बहुत ज्यादा ज़ईफ हैं, जिनका प्रोफेशन दरस तदरीस है, जो एक जगह बैठे रहते हैं, जो जिनकी फिजिकल एक्सर्शन कम है, आप अगर कुछ डाटा उठाएं, फर्स्ट हैंड डाटा फजल साहब की नजरों से गुजरा है, और जो हमारे सामने आए दिन जो चीजें हैं, मजहबी जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद है जो हमसे इस वबा के दौरान जुदा हुई है, तो उनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो फिजिकल एक्सर्शन है। तो मैं अपने ऑडियंस को ये बात वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि फिजिकल एक्सर्शन को आप कतई तौर पे नॉर्मल ना लें। घर में मौजूद खवातीन हैं, वो मॉपिंग करें, वो झाड़ू पोंछा लगाएं, वो बार बार करें, ताकि उनकी जिस्म में, खुसूसन घर में जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए ये मामला ज्यादा संगीन है, तो वो इस लिहाज से इस चीज को कवर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो 40+ लोग हैं, वो अपने हाइपरटेंशन और शुगर का भी एहतियात करें, और साथ साथ में फिजिकल एक्सर्शन को भी वो करें। एक आखिरी बात, हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतालिक तारिक अजीज खान, वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, अभी उसका जो इंटरनेट का कुछ इशू है, तो उनको मैंने एक सवाल भेजा है, और सवाल इस बुनियाद पे है कि आप देखें कि पूरी दुनिया में बेहतरीन प्रिकॉशंस ली गई, और वहां पे जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो बहुत कम रही। हमारे यहाँ बदतरीन प्रिकॉशंस ली गई, लेकिन हमारी नेचुरल जो हमारी इस डेमोग्राफी की इम्यूनिटी है, उसकी वजह से ह्यूमन लॉसेस कम रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो हमारी स्टेट्स ने, हमारी सूबाई हुकूमतों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, वो ये है कि उन्होंने कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज बंद करना शुरू की, और इस इंडस्ट्रीज बंद करने की वजह से इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस है कि पाकिस्तान जैसा इकोनॉमी रखने वाला मुल्क उसको सस्टेन नहीं कर सका है। उसके बरखिलाफ यूरोप में और दीगर ममालिक में उन्होंने SOPs पे अमल कराया, इंडस्ट्रीज बंद नहीं की, स्कूल इदारे बंद नहीं किए, बल्कि उसकी SOP पे अमल कराया। तो मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम के बिहाफ से, सूबाई हुकूमतों से, जो हमारी वफाकी हुकूमत से, उनको मेरा मशवरा है कि वो अंधों की तरह अपनी इंडस्ट्रीज बंद ना करें। ऑलरेडी जो डैमेज हो चुका है इसको कम से कम रखें, इंडस्ट्रीज को सख्त तरीन SOPs की मदद से खोलने की कोशिश करें, ताकि जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो कम से कम हो। मैं अपने ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फजल साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हम एक और मजीद हेल्पफुल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।